जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोट चाहिए, एनडीए बहुमत के आंकड़े से 13,000 वोट दूर है। यानी एनडीए के पास, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 13,000 वोट कम है। ऐसे में उनका सारा फोकस, जो सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया है, वो वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल पर। वो इसलिए फोकस किया है कि बीजू जनता दल और ये क्या कहते हैं वाईएसआर कांग्रेस, इन दोनों का अगर वोट मिला दिया जाए तो वो जितना इनको पाना है उससे बहुत ज्यादा, यानी मेरे पास है करीब 31,700 वोट हो जाते हैं। मैंने राष्ट्रपति चुनाव में आप जानती हैं अलग अलग वोटों की अलग अलग वैल्यू होती है। सांसद के वोटों की अलग से गणना होती है, उनकी वैल्यू अलग ढंग से दर्ज होती है, विधायक की अलग ढंग से दर्ज होती है। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल, इन दोनों के वोट मूल्य की, माने कुल वोट जो है वो करीब करीब 31,700 होता है। एनडीए के पास 13,000 वोटों की कमी है जीतने के लिए, यानी बहुमत का आंकड़ा उनसे 13,000 वोट दूर है। तो उनको लगता है कि अगर वो वीआरएस कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल को किसी तरह अगर तोड़ लेते हैं या अपने पटा लेते हैं या किसी तरह उनको विपक्ष में शामिल नहीं होने देंगे तो उनकी गाड़ी निकल सकती है। आपकी जो शंका है वो बहुत निराधार नहीं है। देखिए, इस चुनाव में भी विपक्ष की जो कोशिश है एक महाएका की, और सोनिया गांधी जी ने ये पहल की, और सोनिया गांधी दरअसल यूपीए को ही, पूरे संपर्क को, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को वो नए सिरे से डिजाइन भी कर रही हैं। उसमें रीग्रुपिंग भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जैसे तृणमूल या राकापा मूलतः कांग्रेस से ही पार्टी से निकली हैं, इसलिए एक रीग्रुपिंग भी हो सकती है और एक ग्रेटर अलायंस भी हो सकता है, जिसकी पहल सोनिया गांधी ने की है। और उसके पीछे केवल ये राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का निशाना दो जगहों पे जाता है। एक तो राष्ट्रपति चुनाव का एक साझा कैंडिडेट विपक्ष का चुना जा सके, इसके लिए भी है, और ये जो सोनिया गांधी की इनिशिएटेड पूरी एक्सरसाइज है, इसका निशाना 2024 का चुनाव भी है, जिसमें सोनिया जी को ये बात समझ में आती है। जो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कि राहुल गांधी पर मैंने जो किताब लिखी थी जैसे सांस देश की, तो उसकी भूमिका लिखी थी डीपी त्रिपाठी ने। उसका विमोचन जब 2018 में हुआ 14 नवंबर को, तो वहां अपने भाषण में डीपी त्रिपाठी ने कहा था कि कांग्रेस अकेले सूरत नहीं बदल सकती है, कांग्रेस अकेले कोई बदलाव नहीं ला सकती है, लेकिन कांग्रेस को साथ लिए बगैर कोई बदलाव लाया भी नहीं जा सकता है संभवतः। और डीपी त्रिपाठी उसी समय 2019 में ही वह एक ग्रेटर अलायंस की डिजाइनिंग भी कर रहे थे। अब वो नहीं रहे, और शायद उनकी इसकी कमी शरद पवार साहब को बहुत जबरदस्त खल भी रही होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सोनिया जी उसी दिशा की ओर बढ़ चली हैं, और उनके निशाने पर 2024 का आम चुनाव भी है, और राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एक कॉमन कंसेंसस और समलक्ष्य, संबोधाधारी, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट बेस्ड एक महाएका वो चाह रही हैं, जिसके लिए उन्होंने सोनिया जी ने ममता बनर्जी को अधिकृत भी किया,
21 दलों को उन्होंने पत्र लिखे, शरद पवार साहब और सबको लेकर के। ये आपको अपडेट मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक भी हो चुकी है और आज भी बैठक हुई है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपकी शंका है वो ये है कि पूरी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी लेड डेमोक्रेटिक अलायंस की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, यानी भाजपा की, यानी हमारे हुक्मरान की, कि यह महाएका न बनने पाए। और ये महाएका न बनने पाए इसके लिए एक मजाक किया जाता है कि एनडीए का अलायंस किसके साथ है। तो लोग कहते हैं मजाक में कि एनडीए के अलायंस पार्टनर तो ईडी है, सीबीआई है, ये एनडीए के अलायंस पार्टनर है। तो इन सबों की भी थ्रेट दिखाई जाएगी, इन सबों के जरिए भी थ्रेट दिखाई जा सकती है। थोड़ा बहुत सबका काला कुछ न कुछ है, तो उस कमजोरी पर नस दबाई, माने वहां उस कमजोर नस को छुआ जाएगा, ये भी किया जाएगा। और तमाम वो तरीके अडॉप्ट किए जाएंगे, या प्रलोभन भी दिया जा सकता है कि आपके लिए हम ये जगह सुरक्षित कर रहे हैं, आपके लिए ये जगह सुरक्षित कर रहे हैं, आप उधर मत जाइए। तो प्रलोभन और भय दोनों दिखा करके कोशिश की जाएगी कि यह ग्रेटर अलायंस और एनडीए, ये विपक्ष अपना साझा उम्मीदवार, कॉमन कॉन्सेंसस पर आधारित उम्मीदवार जो महाएका का नतीजा होगा वो बनने न पाए। और इसके लिए वो कुछ भी उठा नहीं रखेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ये तय है। रही राजनाथ सिंह जी की बात, तो यहां मैं अजय शुक्ला जी के एक बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहूं कि डीपी त्रिपाठी जिन्हें मैं अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतक और पॉलिटिकल जीनियस मानता हूं, जो अब नहीं रहे, उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि राजनाथ सिंह जी में स्टेट्समैन होने के सारे कंपोनेंट पूरे होते हैं। तो डीपी त्रिपाठी ने कहा था कि राघवेंद्र, स्टेट्समैन होने के सारे कंपोनेंट ही राजनाथ सिंह में नहीं पूरे होते हैं। वस्तुतः राजनाथ सिंह पूरी भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र राजनेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद। क्योंकि उनके चाल ढाल सारी चीजों में वो अटल बिहारी वाजपेयी झलकती, शैली झलकती है, उनका आचरण झलकता है, और वो उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। तो उनका व्यक्तित्व जो है थोड़ा सर्व स्वीकार्य है, और विपक्ष से वो जितनी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, विपक्ष के नेताओं से भी उनके जिस तरह के इंसानी रिश्ते हैं वो मोदी जी के नहीं है। इसीलिए राजनाथ सिंह जी को लगाया गया है। लेकिन राजनाथ सिंह जी उसी कुटिल पथ का अनुसरण करेंगे, हमको ऐसा लगता नहीं है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का राजनाथ सिंह पर दबाव उनसे कुछ भी करा सकता है। लेकिन मेरा एप्रीहेंशन है कि, ओरिजिनेबल एप्रीहेंशन है कि ये महाएका न बनने देने और महाएका न बन सके, इसके लिए हर बैरिकेडिंग, हर हर्डल्स खड़ी की जाएंगी, जिसमें प्रलोभन भी शामिल है, जिसमें पैसा भी शामिल है, जिसमें कारपोरेट लाभ भी शामिल है, और भय भी शामिल है। और क्योंकि डरा तो किसी को सकते हैं, क्योंकि एनडीए में हमने अभी कहा कि ये मजाक है, ये मजाक का जुमला है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो उनके अलायंस पार्टनर हैं ईडी और सीबीआई। तो मेरा ये कहना था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।